नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें गति और मापन के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। आपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिस्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापी है। इसके लिए मतलब अपने सहपाठी अपने फ्रेंड की आप ऊंचाई को माप रहे हैं तो इस तरीके से मापो। पहले अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण सारणी 10.3 में लिखिए। देखो, कोई भी जो पैमाने से मापेगा वो तो सेम आएगा, परंतु जो भी बालिश से नापेगा सबका अलग अलग आएगा। ठीक है ना। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी के बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई हैं। यह परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर है? यदि नहीं, तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? मापने में अंतर है। ठीक है ना, गलती हो सकती है। आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे कि किस तरीके से आपको त्रुटि नहीं करनी है। हम आगे पढ़ेंगे बड़ी कक्षाओं में। 10.6 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। मतलब धागे को उसके हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा करके उसे माप लेंगे जैसे ही, और फिर बाद में उसे सीधा करके हम इंची टेप से नाप लेंगे, है ना। ईजी हो जाएगा हमारे लिए करना। क्रियाकलाप 4 वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, मतलब पकड़े रखिए। अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा वैसे वैसे आप करते जाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। धागे को जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए, निशान लगा लीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा ए बी की लंबाई है। अब तो आप आराम से माप लेंगे, मैंने आपको बताया है ना। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। अगर हम इसे सीधा ही माप लेते तो वह तो उसकी पूरा मापन सही नहीं बताता ना, क्योंकि वो तो टेढ़ी मेढ़ी है। इस तरीके से मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रों की आवश्यकता होती है। 10.7 हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। कुछ चीज़ हमारे यहाँ गतिशील है, चलती रहती है। क्रियाकलाप 5 उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं। इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाइए। आपने उड़ती हुई चिड़िया देखी है, घड़ी की सुई देखी है, कार देखी, और भी कुछ चीज़ें देखी। सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए, बहुत लंबी सूची बन जाएगी, है ना। इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है? आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है? आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है, यानी कि ठहरी हुई है, रुकी हुई है। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6 कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हों। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियाँ इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह देखो दिखा रखे हैं ना,
कागज पर रेंगती जाए। आप इसकी स्थितियों पर चिन्हांकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन बिंदुओं यानी जो विभिन्न बिंदु लगाए आपने, जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था, को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंड के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की को दर्शाता है। मतलब वह कहाँ कहाँ चली गई। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसे वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसी गति करती हैं? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। गति के प्रकार 10.8। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? देखो, अब ये बैल तो चारों तरफ ही घूमेगी, ये पंखा उधर ही घूमेगा, जैसे ये मुर्गे का वो है, ये भी अपने इसमें घूमेगा, परंतु बस इधर से उधर चली जाएगी। मार्च करते हुए व्यक्ति इधर से उधर चले जाएंगे। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा की अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब जैसे बस चल रही है, मार्च कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति है। क्रियाकलाप 7। एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इसी गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। किस प्रकार की, जैसे गोल गोल घूमते हैं, इसको कैसे कहते हैं हम? वर्तुल गति। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति कैसी गति है? वर्तुल गति के उदाहरण है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है, मतलब कि एक पेंडुलम की तरह होता है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थी पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। तो आपने देखा ना, जब मशीन चलाते हैं तो सुई ऊपर नीचे होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श, ये देखो पिक्चर्स, सॉरी, जैसे पिक्चर्स दिखा रखी है ना, इसी पर, ओहो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब ठीक है। तो गतियाँ कर रहे हैं, देखो ये ढोलक में और इसमें सब में गतियाँ होती है, झूला झूल रहे हैं, पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। क्या? गेंद फरस पर, है ना। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है?
इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।